जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में अभी क्वेश्चन बहुत ही लेवल का है, मतलब और कॉन्सेप्चुअल आ रहा है, क्योंकि बिहार के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें जो पैटर्न हो रहा है अभी सब पैटर्न चेंज हो गया है। तो उसी बदलते चेंज के हिसाब से मैंने जो अभी बिहार दुर्गा मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, और बीपीएससी 72वीं होने वाली है, और साथ में डीईओ का एग्ज़ाम भी होने वाला है जो बिहार परिषद डीईओ होता है, और आपका बीएसएससी सीजीएल भी होने वाला है। तो उनके लिए ये मैंने क्लास बनाया है, और ये सारे क्वेश्चन पीआईक्यू है और पूरे के पूरे कॉन्सेप्चुअल है। और आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से ये यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरएस है, एनडीए है, आपका बीपीएससी के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और आपके साथ में बिहार दरोगा मेंस डीयू का, मतलब सभी का मैंने पीआईक्यू रखा है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते नहीं, बल्कि यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तब बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी जस्ट मई में आपका बिहार दुर्गा मेंस होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के संदर्भ में फिलिप वर्क क्या दर्शाता है। तो पता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच प्रत्यक्ष संबंध है, गलत, ठीक है, ये नहीं होता है। बल्कि फिलिप्स वर्क ये नहीं दर्शाता है, ठीक है। देखिए उसका दर्शाता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच क्या होता है, बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, ना कि प्रत्यक्ष, ठीक है। तो ये गलत है, ये आपका सही है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यह सिद्धांत बताता है कि जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है, ठीक है, अल्पकाल में ये होता है। अगला क्वेश्चन कि पारिस्थितिक पिरामिड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, सही है, ठीक है। ये आप लोग पता होना चाहिए कि जो भी ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। अगला देखते हैं, उसका व्याख्या देख लेते हैं कि ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर हमेशा घटती है। ये किसका नियम है, लिंडमैन का 10% नियम है। समुद्र में जैव भार का पिरामिड अक्सर उल्टा होता है। पूछते हैं कि जैव भार का पिरामिड कैसा होता है, तो वो उल्टा होता है, जबकि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ से आपके 4 कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। जैसे रेपो रेट क्या होता है, तो आपका रेपो रेट आरबीआई जिस दर पर बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई जिस दर पर बैंकों से पैसा उधार लेता है उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर क्या है, तो सीआरआर क्या है, तो बैंक अपने जमा का अनिवार्य हिस्सा आरबीआई के पास रखना है। यानी बैंक जो ना अपना कुछ राशि आरबीआई के पास जमा करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर। वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर क्या होता है, तो बैंक को अपने जमा का अनिवार्य हिस्सा सोने नगद में रखना होता है। मतलब बैंक कैश के रूप में नहीं बल्कि सोना कैश में रख सकता है, लेकिन अधिकतर लोग सोना के रूप में रखता है, सोना नगद के रूप में रखता है उसको। मतलब ये पैसा ऐसे देखिए, सीआरआर कहाँ रखेगा, वो आरबीआई के पास रखेगा, लेकिन एसएलआर वो खुद का अपना एक अलग से मतलब हिस्सा रखता है, ठीक है। मतलब जितना भी परसेंटेज हिस्सा हो वो उसका अपने पास रखता है। मतलब बैंक खुद के पास रखे तो उसको एसएलआर है, और वही पैसा आरबीआई के पास रखे तो उसको सीआरआर, ठीक है, समझ गए होंगे। और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, ये चारों कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको दिमाग में रख लीजिएगा और बार बार उसको लिख लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने से था, ठीक है। तो यही आपका था ग्रीन हाउस गैसों को लिए, ठीक है। भारत में राजकोषीय नीति का कौन तैयार करता है, तो राजकोषीय नीति ये कौन करता है, तो राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय करता है, ठीक है। भारत में राजकोषीय नीति कौन करता है, वित्त मंत्रालय, ओके। मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है, तो आरबीआई तैयार करता है, जबकि राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय। पूछता है कि मौद्रिक नीति कौन, तो आरबीआई। परवाल विरंजन का सबसे मुख्य कारण क्या है, यानी कोरल ब्लीचिंग का सबसे मुख्य कारण क्या है, तो समुद्री तापमान में वृद्धि, ठीक है। फिर है गिफिन वस्तुएं के संदर्भ में मांग का नियम कैसा व्यवहार करता है, तो इसमें ना उल्टा रखता है, ठीक है।
तो कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, मांग के नियम का अपवाद है। जबकि क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई जो नियम होता है जिसको हम लोग मांग और पूर्ति करते हैं, मांग और आपूर्ति, ठीक है। इसका नियम कहता है कि अगर, देखिए इसमें क्या होता है कि अगर सामान महंगा हुआ तो डिमांड क्या होगा, महंगा हुआ, देखिए सामान क्या हो रहा है, महंगा, यानी प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या होगा, डिमांड घटेगा। लेकिन गिफ्ट जो गुड्स होते हैं इसमें प्राइस बढ़ता है ना, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, ये उल्टा करता है, ठीक है। मांग के नियम को क्या करता है, ये उल्टा कर देता है गिफ्ट गुड्स में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि देखना बाजार में जैसे मान लीजिए कोई 150 का केजी है, ठीक है, 150 केजी का एप्पल मिल रहा है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा है, मतलब गुड वाला है। वहीं खराब वाला कितना मिलता है, मान लीजिए 60 रुपये में केजी मिलता है, 60 रुपये, मान लीजिए हम 80 रुपये मांगते हैं, 80 रुपया केजी मिलता है, ठीक है। ये खराब वाला है, ये जिसको हम लोग गिफ्ट गुड्स बोलते हैं, खराब वाला को ही गिफ्ट गुड्स बोलता है, ठीक है, गिफ्ट गुड्स बोलते हैं। तो आपको पता है कि अगर ये 200 किलो हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस गिफ्ट गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। वही होता है कि प्राइस बढ़ने पर गिफ्ट गुड्स क्या होता है, क्या डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये होता है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संस्थान और उसके सिक्के स्थान से, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, संस्थान है और स्थान है। तो NEERI यानी राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है, तो ये कहाँ है, नागपुर में, ठीक है, नागपुर। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIMFM कहाँ है, तो ये देहरादून है, ठीक है। भारतीय वन संरक्षण कहाँ है, तो भारतीय वन संरक्षण आपका देहरादून में, ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में, ठीक है, ये यहाँ पे होगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी CAZRI कहाँ है, तो ये आपका जोधपुर में, ठीक है, ये याद रखिए। चलिए आगे लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हॉट स्पॉट की संकल्पना किसने दी थी, तो हॉट स्पॉट की संकल्पना नॉर्मन मायर्स ने दिया था, ठीक है, नॉर्मन मायर्स ने, ठीक है। कब दिया था, 1998 में। बुल और बियर, ठीक है, बुल मतलब आपने कभी कभी अखबार देखा होगा तो उसमें क्या होता है, बुल मतलब साढ़, बियर मतलब भालू, शब्द किससे समझते हैं, ठीक है ना, स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार से, ठीक है। और बुल आशावादी निवेशक को कहते हैं, जबकि बियर निराशावादी। पूछता है कि बुल किसका संकेतक होता है, तो आशावादी से, जबकि बियर निराशावादी से। मतलब बियर में आपको घाटा हो जाएगा, बुल रहेगा तो आपको क्या हो जाएगा, फायदा हो। यूट्रिफिकेशन प्रक्रिया के कारण जल निकाय में क्या प्रभाव पड़ता है, तो यूट्रिफिकेशन प्रक्रिया के कारण जल निकाय में क्या प्रभाव पड़ता है, तो शैवाल खिलने के कारण ऑक्सीजन कम हो जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो प्रत्यक्ष कर का वस्तु एवं GST क्या होता है, ये आपको पता है ना। प्रत्यक्ष कर मतलब आप खुद डायरेक्ट सरकार को पे करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो अधिकतर क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष करते हैं ना। तो अप्रत्यक्ष में क्या होता है, नहीं हर जो भी सामान खरीदते जाएंगे बोलेंगे GST बढ़ गया है, GST बढ़ गया है, तो वह GST क्या होता है, यह अप्रत्यक्ष कर होता है, मतलब ये हम लोग देते हैं। जो आम नागरिक दे वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष। और वहीं बड़े बड़े जो क्या होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या देते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स देते हैं, जैसे आयकर हो गया, निगम कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, ये, ठीक है। क्योंकि हम लोग पास कुछ संपत्ति है ही नहीं, तो संपत्ति कर देंगे क्या, GST का अप्रत्यक्ष कर रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो रेड डाटा बुक तो आपको पता चाहिए IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, याद रखिएगा ये फुल फॉर्म पूछता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है, यानी तो अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है, तो यह है सेवाओं का निर्यात करना। अदृश्य निर्यात मतलब सेवाओं का निर्यात करना, जैसे बैंकिंग, पर्यटन और सॉफ्टवेयर जैसी सेवाओं का निर्यात अदृश्य कहलाता है, क्योंकि इन्हें सीमा पर भौतिक रूप नहीं देखा जाता है, ठीक है, इन्हें भौतिक रूप से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। जैसे बैंकिंग में करना, पर्यटन में, सॉफ्टवेयर जैसी सेवाओं का, आप जैसे सेवा देते हैं तो आपको तुरंत पता है कि वो सामान आ रहा है, क्योंकि भौतिक रूप नहीं है, आप केवल सेवा दे रहे हैं, तो वही बोले थे अदृश्य निर्यात, ठीक है।
विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपको पता है लोकटक झील में है, मणिपुर। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर। और उसमें कौन सा उद्यान है? केबुल लामजाओ। ठीक है। अब हम लोग आते हैं मैग्नेटिज्म से, ठीक है, चुंबकीय, क्योंकि आजकल बिहार वाला चुंबकीय से बहुत क्वेश्चन पूछा है, चुंबक से हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से हो, ये सारे बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा करें। तो ये रेखा चुंबक के बाहरी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है, बिल्कुल सही है। चुंबक के भीतर इनकी दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। मतलब देखिए बाहर क्या होता है? उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। लेकिन वहीं चुंबक के भीतर क्या होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है। दो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ये भी बिल्कुल सही, यानी आपका तीनों सही है। ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं सतत बंद वक्र बनाती है, जबकि विद्युत रेखाएं क्या होती हैं? ऐसा नहीं करती हैं। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है। देख रहे हैं एक बंद हो गया ना, मतलब देख रहे हैं एक चारों तरफ एकदम देख रहे हैं, ये जहाँ पे ध्रुव है वहाँ पे और ज़्यादा है, और ये देख रहे हैं ना बंद है। ठीक, यही बोला है कि बंद बनाती है। ठीक। क्यूरी तापमान वह ताप है जिसके ऊपर क्यूरी तापमान वह ताप है जिसके ऊपर क्या होता है? एक लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। ठीक है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। इस तापमान पर पदार्थ का अस्थायी चुंबकत्व समाप्त हो जाता है और वह केवल बाहरी क्षेत्र की उपस्थिति में चुंबकीय व्यवहार करता है, मतलब उसका चुंबकत्व ही खत्म हो जाएगा क्यूरी तापमान करने पर। ठीक है। अब आते हैं पदार्थ का उसके उदाहरण से। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं? प्रतिचुंबकीय तो तांबा, चांदी, सोना, पानी। ठीक है। और अनुचुंबकीय हम क्या जाएंगे? तो एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, सोडियम। ठीक है। और लौह चुंबकीय जो चिपक जाए तो लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ये है। ठीक है। यदि एक दंड चुंबक को लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो क्या कहलाता है? यदि एक दंड चुंबक को लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो क्या होगा? तो प्रत्येक भाग एक नया स्वतंत्र चुंबक बन जाएगा, जिसमें नॉर्थ और साउथ दोनों ध्रुव होंगे। ठीक है, यानी उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुव होंगे। तो ये आपका सी वाला सही है। चुंबकीय ध्रुव को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। चुंबकीय ध्रुव को कभी अलग नहीं है, मतलब आप चुंबक को कितना भी काट लें वो कभी मतलब नॉर्थ साउथ उसमें बन ही जाएगा। ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसी भी चुंबक में केवल नॉर्थ नहीं पा सकते हैं, उसमें नॉर्थ साउथ जरूर रहेगा। जैसे आप नॉर्थ साउथ को बीच से काट दिए तो उसमें वो अलग से फेस बन जाएगा नॉर्थ साउथ। ठीक है। तो ये होता है। पृथ्वी के चुंबक के संदर्भ में द्विपात क्या है? तो यह है पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण। पृथ्वी के चुंबक यानी अर्थ मैग्नेटिक के संदर्भ में दिक्पात यानी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है? तो पृथ्वी के जो भौतिक भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण है वो क्या है? आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। देखिए कार्य कौन कौन करता है? ट्रांसफर करता है। ठीक। बिजली का पंखा करते हैं, डायनोमो भी करता है, जनरेटर। अभी जस्ट मैंने इससे पिछले वाला क्लास में बताया है कि जनरेटर किसी काम प्रूव करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। ठीक है। तो ये जो विद्युत बल्ब है ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम नहीं करता है। बल्ब धारा के ऊष्मीय प्रभाव, क्योंकि बल्ब क्या है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, जबकि डायनोमो और ट्रांसफर प्रेरण पर। आपको पता है कि जब बल्ब को छुएंगे तो आपको गर्म लगता है, वहीं धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है। नति कोण, ठीक है, यानी एंगल ऑफ डिप का मान ध्रुव और भूमध्य रेखा पर क्रमशः कितना होता है? तो ध्रुव पर क्या होता है जी? तो आपको पता है ध्रुव पर ये ना 90 डिग्री होता है। नति कोण जो होता है ध्रुव पर क्या है? 90 डिग्री और भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री। ध्रुव पर चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर खड़ी हो जाती है, इसलिए कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। नरम लोहे का उपयोग विद्युत चुंबकीय बनाने में क्यों किया जाता है?
क्योंकि है क्योंकि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति उच्च होती है और यह आसानी से चुंबकित्व यानी विचुंबकित्व हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका किसका नरम लोहे का यूज किया जाता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? लेंज का नियम। तो आपको पता है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पे है लेंज का नियम। ठीक है, यदि किसी चुंबक को गर्म किया जाए या उसे ऊंचाई के से बार बार गिराया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी चुंबक को गर्म किया जाए या उसे ऊंचाई से बार बार गिराया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर्स के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को माइसनर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है और इस घटना को माइसनर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। तो आप पढ़ के जो कैसे क्वेश्चन जाएंगे ना, आपके जितना कोई भी उस लेवल का टच करके नहीं जाएगा। तो आप जब सभी के साथ बैठेंगे ना तो आप मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कि आप इतना पढ़ के जाए ना कि जैसे हम आजकल के लड़के क्या होते हैं ना, तलवार की नोक पे बैठ के जाते हैं। ठीक है, मतलब तलवार की धार पे बैठ के जाओ भाई, तलवार को धार करके जाओ, ना कि नोक करके जाओ। ठीक, उपकरण और चुंबकीय प्रकार करना है। तो लाउड स्पीकर क्या है? तो अस्थायी चुंबक होता है। लाउड स्पीकर में क्या होता है? अस्थायी चुंबक होता है। क्रेन यानी भारी लोहा उठाने के लिए क्या होता है? तो अस्थायी चुंबक यानी विद्युत चुंबकों का यूज होता है। क्रेन में किसका करते हैं? तो अस्थायी चुंबकों का। विद्युत घंटी अस्थायी चुंबकों। ठीक है, तो ये आपका होता है तीनों। तो लाउड स्पीकर अस्थायी चुंबक हुआ, क्रेन अस्थायी चुंबक यानी विद्युत चुंबकों से, और विद्युत घंटी अस्थायी चुंबक। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा वेबर होता है। जबकि टेस्ला किसका होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। पूछता है चुंबकीय फ्लक्स वेबर। ठीक है, और टेस्ला किसकी है? टेस्ला किसका है जी? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले लॉरेंज बल की दिशा किससे ज्ञात की जाती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले लॉरेंज बल की दिशा किससे ज्ञात की जाती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक, ये आप देख लेंगे, ये मैग्नेटिक, ये लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। ठीक है, ये आपका फिगर दे दिया है, आप लोग थोड़ा समझ लेना। देखिए ये जो जैसे हम करेंगे तो अंगूठा किसको देता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, और ये इसको क्या बोलते हैं पता नहीं। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये होता है डायरेक्शन करंट का, जो घूमी हुई आपकी उंगलियां होती हैं। ठीक है, ये भी सेम है। ठीक, तो ये आप देख लेना। लेकिन एक चीज़ है, देखिए बाएं हाथ का नियम किसके लिए होता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए। ठीक है, बाएं हाथ का नियम होता है इलेक्ट्रिक मोटर के लिए, और जबकि राइट हैंड रूल का होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसकी राशि है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। लॉरेंज बल की दिशा किससे ज्ञात की जाती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ, लॉरेंज यानी बाएं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? तो एक सदिश राशि है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसकी एक निश्चित दिशा और परिणाम दोनों होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि मैग्नेटिक डीप कॉन्सेप्चुअल और ट्रैक्यू सीरीज है। ठीक है, तो चुंबकीय शैथिल्य देख रहे हैं, यानी चुंबक मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस के संदर्भ में विचार कीजिए। ये आपने कभी सुना भी नहीं होगा, बट ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है? ये आपका यूपीएससी में पूछा हुआ है और इंजीनियरिंग सर्विस जो क्वेश्चन है वहाँ से आपका पूछा हुआ है। यह लौह चुंबकीय पदार्थों का गुण होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक हिस्टेरिस क्या होता है? लौह चुंबकीय पदार्थों का गुण होता है। यह दर्शाता है कि चुंबकीय तीव्रता चुंबक क्षेत्र से पीछे रहती है। चुंबकीय तीव्रता क्या होता है? चुंबक क्षेत्र से
पीछे रहती है। शैथिलीय लूप यानी हिस्टेरिस लूप का क्षेत्रफल ऊर्जा हानि को दर्शाता है, ऊर्जा हानि को दर्शाता है। ट्रांसफर की कोर बनाने के लिए ट्रांसफर की कोर बनाने के लिए एक कम क्षेत्र वाले लूप यानी नरम लोह का चयन किया जाता है ताकि ऊर्जा हानि कम हो। ट्रांसफर की कोर बनाने के लिए कम क्षेत्र वाले लूप यानी नरम लोह का चयन किया जाता है ताकि ऊर्जा क्या हो, हानि कम हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धारणशीलता और निग्राहिता के संदर्भ में अस्थायी चुंबक को बनाने के सर्वोत्तम गुण क्या है। धारणशीलता यानी रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी के संदर्भ में अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए सर्वोत्तम गुण क्या है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से, एनडीए और सीडीएस दोनों में है। ठीक है, तो यह है उच्च धारणशीलता और उच्च निग्राहिता। ठीक है, ये दोनों होता है, यानी ये भी उच्च और ये भी उच्च। ठीक है, अस्थायी चुंबकों बनाने के लिए होता है। ठीक है, स्टील में ये दोनों गुण उच्च होते हैं, इसलिए उसका उपयोग अस्थायी चुंबक को बनाने में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि शब्दावली और उसका मात्रा। जैसे चुंबकीय प्रेरणा का मात्रा क्या होता है, तो चुंबकीय प्रेरणा का मतलब आपका टेस्ला होता है। जो अभी देखिए ये चुंबकीय प्रेरणा, अभी जो मैंने हम लोग ने टेस्ला को देखा क्या होता था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरणा एक ही है। ठीक है, अगला है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो चुंबकीय आघूर्ण ये आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर है चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता क्या है, तो चुंबकीय तीव्रता आपका एम्पियर पर मीटर है। ठीक है, और चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय पारगम्यता तो हेनरी पर मीटर है। चुंबकीय पारगम्यता हेनरी पर मीटर है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके देख रहे हैं स्टेट पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है, यानी आपके बीपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये चुंबकीय आघूर्ण बहुत पूछता है। ठीक है, क्या है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, चुंबकीय तीव्रता एम्पियर पर मीटर और चुंबकीय पारगम्यता हेनरी पर मीटर। आगे चलते हैं। यदि एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर यानी पैरेलल की गति करता है तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा। यदि एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा, तो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, उस पर, क्योंकि ये आपका सूत्र जब लगाएंगे तो थीटा बराबर 0, तो साइन 0 बराबर क्या होता है, 0, अतः कोई बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसके त्वरित करने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो न्यूट्रॉन का। ठीक है, साइक्लोट्रॉन केवल आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए होता है, जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है, एक उदासीन कण होता है। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर एक मुक्त रूप से लटकी हुई सुई की स्थिति क्या होगी, तो क्या होगी जी, तो ऊर्ध्वाधर होगी। ठीक है, वर्टिकल होता है। ध्रुव पर नति को 90 डिग्री होता है, इसलिए सुई खड़ी हो जाएगी। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति कैसी होती है, आपको पता चाहिए, ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, ये पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में बहुत कम चुंबकित होते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर एक धारावाही चालक करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो फ्लेमिंग के बाह्य हस्त नियम का। ठीक है, तो बी वाला आंसर हो जाएगा। जिससे अंगूठा क्या करता है, बल को, तर्जनी क्या करता है, तर्जनी किसका करता है, क्षेत्र को, और माध्यम क्या करता है, मध्यमा क्या करते हैं, धारा को। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो दक्षिण से उत्तर ध्रुव की। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH0 कहाँ होता है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0 कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, चुंबकीय के ध्रुव पर 0 होता है। ठीक है,
ध्रुव पर क्षेत्र पूरी तरह ऊर्ध्वाधर होता है, अतः क्षैतिज घटक शून्य हो जाता है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो क्या किया जाता है? तो अमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है। ठीक है, मैंने ये जस्ट क्वेश्चन आया था, ये आपका ना, देखिए ये एसएससी का भी है आरएस में, और ये बीपीएससी अभी जस्ट हुआ ना एईडीओ, इसमें डायरेक्ट पूछ लेता है। इससे पहले बीपीएससी, इससे पहले एईडीओ का जो था तो वो पूछा था किसमें, विभवांतर से पूछा था। ठीक है, यानी वोल्ट मीटर से पूछा था। ठीक है, और जब उसके जो 20 तारीख को एग्जाम हुआ उसमें किसने 21 तारीख को, ठीक है 21 को इसने ये अमीटर वाला पूछ लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होता है जी? तो कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। चुंबकीय यम्योत्तर और भौगोलिक यम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय यम्योत्तर और भौगोलिक यम्योत्तर के बीच का कोण को क्या कहते हैं? तो दिक्पात कोण, यानी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। दिक्पात कोण, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। एक आदर्श अमीटर और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्रमशः कितना होना चाहिए? ठीक है, एक आदर्श अमीटर और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्रमशः कितना होना चाहिए? तो 0। ठीक है, प्रतिरोध क्या चाहिए? देखिए, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। ठीक है, चुंबकीय बल किसी आवेशित कण पर कार्य करते समय क्या नहीं बदलता है? तो क्या नहीं बदलता है? तो कण की गतिज ऊर्जा नहीं बदलता है। चुंबकीय बल हमेशा गति की दिशा के लंबवत लगता है, इसलिए यह केवल दिशा बदलता है, चाल नहीं, अतः गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है। ठीक है, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो आप आजकल वेव से किसी, देखिए एसएससी का भी एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ भी पूछता है, एनटीपीसी का भी देने जाएंगे वहाँ भी पूछता है। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं ना, तो ये हर एग्जाम में पूछता ही है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये तरंग अनुप्रस्थ होती हैं और इन्हें संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, निर्वात में सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल समान होती है, चाहे उनकी आवृत्ति कुछ भी हो। बिल्कुल सही है। ठीक है, निर्वात की बात करें तो बिल्कुल सब एक समान चलते हैं। ठीक है, इस तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आयामों का अनुपात निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ठीक है, यानी E0/B0 बराबर C। ठीक है, तो ये आपका सही है, यानी आपका तीनों सही है। निर्वात में इन तरंगों की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है और ये मैक्सवेल की समीकरणों का पालन करती हैं। विस्थापन धारा यानी डिस्प्लेसमेंट करंट की अवधारणा किसने दी? जिसने विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की पुष्टि की। तो किसने दिया था? तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दिया था। मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम को संशोधित किया और बताया कि समय के साथ बदलता विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि तरंग और उसका खोज करता है। जैसे एक्सरे किरण की खोज किसने की? तो एक्सरे का बहुत ही पूछता है, बहुत, तो विलियम रोएंटजन ने एक्सरे किरण का, तो रोएंटजन ने। ठीक है, पराबैंगनी किरणों का खोज किसने किया? तो ये क्या था? जोहान रिटर ने। और यानी इंफ्रारेड किरणों का किसने किया? तो ये विलियम हर्शेल ने किया था। गामा किरणों का पॉल बिलार्ड ने। तो ये आपका इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था, उसके बाद में ये है। ठीक है, और उसके बाद में ये। ठीक है, तो ऊपर से इम्पोर्टेंट होते जा रहा है। ठीक है, सब मतलब सबसे ऊपर वाला इम्पोर्टेंट है। तो एक्सरे किरण तो ये मतलब कईयों बार पूछ चुके हैं। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें नहीं पूछा हो। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में बढ़ती हुई आवृत्ति का सही क्रम क्या है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में बढ़ती हुई आवृत्ति का सही क्रम क्या है? ठीक है,
तो ये देखिए बढ़ती हुई आवृत्ति का मतलब आप ऊपर से जितने नीचे आएंगे ना उसकी आवृत्ति बढ़ती जाएगी, ठीक है, उसकी तरंग दैर्घ्य घटती जाएगी लेकिन आवृत्ति बढ़ती जाएगी। तो रेडियो तरंग ऊपर होती है, सूक्ष्म तरंग फिर उसके नीचे, फिर औरक तरंग होती है, फिर दृश्य, दृश्य जो आपका 7 रंगों में विभाजित है, जो सूर्य का प्रकाश आता है वो दृश्य प्रकाश है, फिर पराबैंगनी किरणें हैं, फिर एक्स किरणें हैं, फिर गामा किरणें हैं। तो ये आपका ये वाला सही है। देखिए आवृत्ति बढ़ने पर तरंग दैर्घ्य क्या होती है, घटती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाले किस विद्युत चुंबकीय विकिरण को अवशोषित कर पृथ्वी की रक्षा करते हैं, तो वो पराबैंगनी किरणों को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग तापीय विकिरण के रूप में जानी जाती है, तापीय विकिरण के रूप में जानी जाती है, तो औरक तरंग है, ठीक है। इसी को सोख के क्या होता है, जो आपका सोलर होता है वो बिजली पैदा करता है। गर्म वस्तुएं इन्हीं तरंगों का उत्सर्जन करती है, जिनका उपयोग नाइट विजन कैमरों में होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग उत्तेजित है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी विद्युत चुंबकीय, तो दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली अवरक्त किरणें, ठीक है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव यही तो गर्म होता है ना, तो अवरक्त किरणें बहुत गर्म होती हैं। देखिए यहाँ पर पृथ्वी की सतह से परावर्तित लंबी तरंग दैर्घ्य वाली अवरक्त किरणों को वायुमंडलीय की गैस रोक लेती है, जिससे ताप बढ़ता जाता है। रडार और उपग्रह संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो सूक्ष्म तरंगों का, ठीक है। रडार में और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है। इनकी लघु तरंग दैर्घ्य के कारण है ये आयन मंडल को पार कर जाती है और इन्हें आसानी से संकीर्ण पुंज में बदला जा सकता है, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में सीटी स्कैन के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो सीटी स्कैन के लिए एक्सरे करते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के ध्रुवण की घटना से क्या सिद्ध होता है, तो सिद्ध होता है कि ये तरंग दैर्घ्य क्या है, ये तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है। रिमोट कंट्रोल का में उपयोग की जाने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी है, तो रिमोट में जो आप रिमोट का नहीं लाल लाल आते हैं, तो कौन सा होता है, इंफ्रारेड होता है, यानी अवरक्त होता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वो भाग जिसका वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है वो कौन है, गामा किरण। जिसकी अधिक आवृत्ति होगी वहीं उसकी वेधन क्षमता ज़्यादा होगी। इनकी आवृत्ति उच्चतम और तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है, जिससे ऊर्जा सर्वाधिक होता है, ठीक है। प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच सही संबंध क्या है, तो ये होता है C बराबर लैम्डा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यानी बी आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। सूक्ष्म तरंग, ठीक है, सूक्ष्म तरंग ओवन में भोजन गर्म करने की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ओवन पर जल के अणुओं का अनुनाद है, यानी रेजोनेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति जल के अणुओं की स्वाभाविक आवृत्ति में मेल खाती है, जिससे वे तेजी से कंपन करते हैं और सूक्ष्म उत्पन्न यानी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है ना आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मतलब आप किसी भी चैनल में जाए इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, और ना ही इस लेवल के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करके जाए, क्योंकि आपको पता है ना कि एक क्वेश्चन में आपका कई सारे कॉन्सेप्ट है, तो जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं तो एक त्वरित आवेश द्वारा, यानी एक्सेलरेटेड चार्ज द्वारा होते हैं, ठीक है। पता नहीं कितने क्वेश्चन और बचे हैं, चलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब लास्ट ही है हम लोग का, 15 क्वेश्चन और बचा है, नहीं 30 क्वेश्चन है, चलिए कोई ना 30 क्वेश्चन देख लेंगे, पढ़ना ही तो है। बोला है कि नाभिकीय बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक के भीतर बांधे रखते हैं, ठीक है। तो यह आपका बिल्कुल सही है कि प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधे रखते हैं, यानी नाभिकीय बल क्या होता है, आपका सबसे शक्तिशाली बल आता रहता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। यह बल आवेश स्वतंत्र यानी चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, अर्थात P और Pn के बीच समान बल लगता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। यह एक लघु परास यानी शॉर्ट रेंज बल है जो केवल फेम्टोमीटर की दूरी तक प्रभावी होता है, बिल्कुल सही है, यानी आपका तीनों सही है, ठीक है। नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन बहुत कम दूरी पर ही कार्य करता है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदन का मुख्य कार्य क्या है, तो मंदन का मुख्य कार्य है तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन को गति को क्या करना है, धीमा करना है, ठीक है, यानी धीमा करना ही क्या होता है, इसका मॉडरेटर का काम होता है।
तो देखिए तापीय न्यूट्रॉन यानी थर्मल न्यूट्रॉन ही यूरेनियम 235 का विखंडन करने में अधिक प्रभावी होता है। इसलिए भारी जल जो कि मतलब पूछता है कि मंदक के रूप में कौन काम करता है, तो भारी जल D2O का या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है रेडियोधर्मी किरणें और विशेषता। तो देखिए किरण क्या है, अल्फा किरणें। तो अल्फा किरणें की विशेषता क्या है, ये होता है उच्चतम आयनीकरण क्षमता, यानी अल्फा किरणों का क्या है, आयनोनाइजेशन पावर ज़्यादा होता है। बीटा किरणों का क्या होता है, तो बीटा किरणें होती हैं तीव्र गति वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज। गामा किरणें क्या होते हैं, तो उच्चतम वेधन क्षमता। ठीक है, यानी इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा और ये डायरेक्ट इसका हो जाएगा, याद रखिएगा। द्रव्यमान क्षति यानी मास डिफेक्ट और नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो क्या संबंध है, द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में परिवर्तित होकर नाभिक को स्थिरता प्रदान करते हैं। यानी द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में परिवर्तित होकर नाभिक को क्या करता है जी, स्थिरता प्रदान करता है। आइंस्टीन के समीकरण के हिसाब से E बराबर mc² के अनुसार खोया हुआ द्रव्यमान ही ऊर्जा के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य और तारों के में ऊर्जा का उत्पादन का मुख्य स्रोत कौन सी प्रक्रिया है। सूर्य और तारों के ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्रोत कौन सी प्रक्रिया है, तो नाभिकीय संलयन। ठीक है, इसमें हल्के नाभिक हाइड्रोजन मिलकर भारी नाभिक हीलियम बनाते हैं। इसके लिए अत्यधिक उच्च ताप और दाब की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब सूर्य पास जो इतने डेली एनर्जी आता है ना, जो आपको प्रकाश देता है। ठीक है, तो जो डेली एनर्जी आता है किससे आता है, तो नाभिकीय संलयन से। वहीं और इस ये आपका हाइड्रोजन बम भी पूछे ना, हाइड्रोजन बम, उसमें भी क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। और नाभिकीय विखंडन किसमें होता है, तो परमाणु बम में। परमाणु बम में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्धआयु के संदर्भ में विचार करें। तो यह उस समय अंतराल को कहते हैं जिसमें पदार्थ की मात्रा आधी रह जाती है। बिल्कुल सही है। अर्धआयु पदार्थ के शुरुआती द्रव्यमान पर निर्भर करती है, गलत है। प्रत्येक रेडियोधर्मी तत्व की अर्धआयु विशिष्ट और स्थिर होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका केवल 1 और 3 सही होगा। ठीक है, अर्धआयु शुरुआती मात्रा पर निर्भर नहीं करती, यह एक सांख्यिकी नियतांक है, ये इसके बारे में बोले हैं। ठीक है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से किसकी खोज हुई थी, तो नाभिक की खोज हुई थी। इस प्रयोग ने सिद्ध किया कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान और धारणांश उसके केंद्र में केंद्रित है। समस्थानिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, बिल्कुल सही है। इसके रासायनिक गुण समान होते हैं, बिल्कुल सही है। परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार भिन्न, बिल्कुल सही है, यानी आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के बीच मुख्य अंतर क्या है, तो परमाणु बम संलयन, गलत। मैंने क्या बताया कि परमाणु बम में विखंडन हो जाता है, ये गलत हो जाएगा। परमाणु बम अनियंत्रित विखंडन पर और हाइड्रोजन बम संलयन पर, ये बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। मतलब कौन शक्तिशाली है, हाइड्रोजन बम। और आपको पता है कि जापान में कौन बम गिरा था, परमाणु बम। अगर हाइड्रोजन बम गिरा था तो जापान आज होता ही नहीं। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल रोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है रिएक्टर के रूप में, तो नियंत्रक छड़ों के रूप में कैडमियम या बोरोन का। ठीक है, ये छड़ें अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित कर विखंडन की दर को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, पूछता है कि नियंत्रक छड़ में कौन काम करते हैं, तो कैडमियम और बोरोन। बीटा क्षय के दौरान नाभिक में क्या परिवर्तन होता है, तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन बीटा का उत्सर्जित करती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में परमाणु क्रमांक Z1 बढ़ जाता है लेकिन परमाणु भार क्या होता है, समान रहता है। सूची आइसोटोप की बात करते हैं। ठीक है, आइसोटोप और उसका उपयोग। कोबाल्ट 16 का उपयोग कहाँ होता है, तो कोबाल्ट 16 का उपयोग कैंसर के उपचार में। आयोडीन 131 किस में यूज होता है, तो आयोडीन आपको पता है थायराइड ग्रंथि का उपचार में आता है। ठीक है, कार्बन 14 का जीवाश्मों की आयु निर्धारित और यूरेनियम 235 परमाणु ईंधन के रूप में। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी, तो किसने किया था, नील्स बोर ने। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। नाभिकीय संलयन की बात करें तो नाभिकीय संलयन के लिए अत्यंत उच्च तापमान लगभग 10⁻⁷ केल्विन की आवश्यकता क्यों होती है, तो क्यों होती है, प्रोटॉनों के बीच तीव्र विद्युत चुंबकीय प्रतिकर्षण को पार करने के लिए। ठीक है, पॉजिट्रॉन क्या है, तो एक धनावेशित इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकरण यानी एंटी पार्टिकल है। पॉजिट्रॉन क्या है, एंटी पार्टिकल है किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, पूछता है कि पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन का।
अब देखिए सेमीकंडक्टर, ये लास्ट हम लोग का 15 क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन भी बहुत बार आजकल एग्जाम पूछ रहा है बिहार में, ठीक है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। अर्धचालकों के ऊर्जा बैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो परम शून्य ताप पर शुद्ध अर्धचालक एक पूर्ण बिनस्वाहक इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। परम शून्य ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होता है, एक इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है, बिल्कुल सही है। अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी फॉरबिडेन एनर्जी गैप आमतौर पर 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉनिक के आसपास होता है, बिल्कुल सही है। तापमान बढ़ने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, आपका तीनों सही है। देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो बोलता है कि अर्धचालकों का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है जो 0 केल्विन पर संयोजी बैंड पूर्णतः भरा होता है और चालन बैंड पूरी तरह खाली, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एन प्रकार के अर्धचालक एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है। एन प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो पंच संयोजी जैसे फास्फोरस या आर्सेनिक, ठीक है। आर्सेनिक, देखिए यहाँ पे आप लोग देख लेंगे कि पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है जो मुख्य आवेश वाहक बनाता है, ठीक है। अगला है पीएन जंक्शन में अक्षय परत के संदर्भ में क्या सकते हैं, तो पश्च अभिनति यानी रिवर्स बायस में इस परत की चौड़ाई बढ़ जाती है और धारा का प्रवाह क्या होता है, रुक जाता है। देख रहे ये यूपीएससी लेवल का कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो बीपीएससी अगर इस बार कितनों भी हार्ड किया ना तो इससे बाहर नहीं जाएगा। रिवर्स बायस में जंक्शन के आर पर उच्च प्रतिरोध उत्पन्न होता है, ठीक है। रिवर्स बायस के जंक्शन के आर पर उच्च प्रतिरोध उत्पन्न होता है। एलईडी, ठीक है, तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड के कार्य करने का मुख्य सिद्धांत क्या है, तो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस यानी कि इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन पर पुनर्संयोजित यानी रिकॉम्बाइन होते हैं तो ऊर्जा प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। एक ट्रांजिस्टर में सबसे पतला और सबसे हल्का डोप किया गया भाग कौन सा होता है तो बेस होता है, ठीक है। बेस को बहुत पतला बनाया जाता है ताकि अधिकतम आवेश वाहक एमीटर से कलेक्टर तक पहुंच सके। डिस्टकारी का मुख्य उपयोग है, तो डिस्टकारी एसी को डीसी में बदलना, इसके लिए पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग किया जाता है। डिस्टकारी का मुख्य उपयोग क्या है, तो एसी को डीसी में बदलना। जेनर डायोड का प्राथमिक उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो वोल्टेज नियामक के रूप में। जेनर डायोड का प्राथमिक उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो वोल्टेज नियामक के रूप में, ठीक है। वोल्टेज नियामक के रूप में यानी वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जेनर डायोड का उपयोग होता है, याद रखें। इसे हमेशा पश्च अनिति यानी रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन क्षेत्र में संचालित किया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा लेवल बहुत ही हाई लेवल का है, लेकिन ये आपके एग्जाम में पूछा गया है यूपीएससी और एसएससी में भी पूछा गया है, देख रहे हैं। अशुद्धि और उसके प्रकार, ठीक है। बोरोन इंडियन किस प्रकार का है, तो बोरोन इंडियन आपके पी प्रकार का है, ठीक है। एंटीमनी फास्फोरस ये एन प्रकार का है, ठीक है। और शुद्ध सिलिकॉन निज यानी इंट्रिंसिक है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेंगे। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ सबसे अधिक उपयुक्त है और क्यों, तो सौर सेल बनाने के लिए सबसे अधिक है सिलिकॉन, क्योंकि इसका बैंड अंतराल सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम से मेल खाता है। लॉजिक गेट्स के संदर्भ में किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, तो NAND और N1 यानी नैंड और नॉर। ये आप जब इंटर पढ़े होंगे ना साइंस, इंटर और 12, तो उसमें आपका ये है, ठीक है। इन गेटों का उपयोग करके किसी भी अन्य लॉजिक गेट का निर्माण किया जाता है, यानी नान और नॉन, ठीक है। और ये आपके NDA और CDS में पूछा गया है। अर्धचालक में होल के संदर्भ में वैचारिक कथन चुने, तो देखिए होल संयोजी बैंड में एक इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति
है जो धनावेश की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। अर्धचालक में होल के संदर्भ में वैचारिक मतलब उसके बारे में लिखता है। होल संयोजी बैंड में एक इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति है जो धनावेश की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉनों की तुलना में होल की गतिशीलता हमेशा कम होती है। इलेक्ट्रॉनों की तुलना में होल की गतिशीलता क्या होती है? हमेशा कम होती है, ठीक है। ये मैथ का क्वेश्चन है, बता दें क्या? चलिए बता देते हैं, क्योंकि आपके बीपीएससी में भी एक एक क्वेश्चन कोई आ जाता है। तो देखिए, अगर बात करें, बोला कि पी एक टैंक को 2/18 घंटे में करता है, ठीक है। यानी 2 काम को 18 में तो 7 काम को कितना करेगा? यानी एक का काम 9 9 9 से 63 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको 63 लिखता हूँ। 7 का मान क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। फिर बोला है पाइप की उसी टैंक को 5 भाग को 25 में, यानी 1 का भाग को 5 में किया तो 9 का क्या हो जाएगा? 45, ठीक है। पी और क्यू दोनों 3 घंटे के लिए खुला रखा जाता है, फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। पाइप आर को अकेले खोला जाता है जो वह टैंक को 8 घंटे में, यानी पी और क्यू लिखें। अब हम लोग का इसका निकाल देते हैं। पी कर रहा है कितने घंटे में? 63 घंटे में ना। और क्यू कर रहा है कितने घंटे में? 45 घंटे में, ठीक। तो पी और क्यू का आ जाएगा, यानी क्योंकि काम मैंने बराबर किया, क्योंकि ये टोटल काम है ना, और टोटल काम तो बराबर नहीं होता है, तो मैंने काम को बराबर कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इससे काटता हूँ तो ये 7 मर्त में, 9 से काटने पर ये 5 मर्त में, यानी पी बट्टा क्यू का मान क्या आया? 5/7, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला है कि 3 घंटा जब पी प्लस क्यू करते हैं तो आर कितना घंटा कर देता है? 8 घंटा। इससे क्या हो जाएगा? 3 और पी क्यू का मान कितना है? तो 5 7 12 और आर गुने 8 है, तो 8 से अगर मैं काटता हूँ तो ये 2 मर्त में गया और ये 3 मर्त में गया, यानी आर का मान आ जाएगा, ये 9 है तो 9 के अगर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5। तो टोटल वर्क को अब आर से करना है। क्या बोला है कि पी क्यू आर मिलाकर खाली घंटांक को कितने समय करेंगे? पी क्यू आर को ना, तो ये दोनों मिलकर 12 हो गया, 12, लेकिन ये खाली करना है तो ये घट जाएगा, 4.5 कितना हो जाएगा? केवल टोटल 7.5 के क्षमता से काम करेंगे सभी तीनों मिलकर, ठीक है। और टोटल काम को करना है ना, कि अगर तो खाली टैंक को कितने समय भरने के लिए, तो टोटल हमारा काम कितना है? तो इसमें कर लेते हैं। पी का मान कितना है? पी का मान 5 है ना, तो 5 गुने 63 ये टोटल काम होंगे, या हम इसमें रख सकते थे 7 गुने 45 कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो 5 गुने 63 और टोटल काम हम लोग कितना क्षमता से कर रहे हैं तीनों मिलकर? 7.5, यानी 7.5 को हम 15/2 में कर देंगे, 15/2, ठीक है। तो अगर मैं 5 से इसको काटूँ 3, ठीक है। अगर 3 से मैं इसको काटूँ 21, और 21 ये 2 ऊर्जा के ऊपर गुना होगा, तो 21 गुने 2 क्या हो गया? 42, ठीक है। तो हमारा 42 घंटा आंसर होगा, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिलिकॉन की, ठीक है। किसकी? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ऐसी चिप्स पर किसकी परत? सिलिकॉन की। किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग स्विच के रूप में कब किया जाता है? तो जब वह कट, यानी जब वह, यहाँ पर देखते हैं, जब वह कट ऑफ और संतृप्त क्षेत्रों के बीच कार्य करे, तो आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोटोडायोड को हमेशा किस अभिनति में रखा जाता है? तो किस अभिनति में? पश्च अभिनति में। फोटोडायोड को किस अभिनति में? पश्च अभिनति में। रिवर्स बायस में प्रकाश पड़ने पर आवेश वाहकों की संख्या में परिवर्तन की मापना अधिक आसान होता है, ठीक है। परिवर्तन को मापना क्या होता है? आसान होता है। कब? रिवर्स बायस में प्रकाश पड़ने पर, ठीक है। तो पश्च अभिनति हो जाएगा। सिलिकॉन की तुलना में जर्मेनियम अर्धचालक का उपयोग कम क्यों हो जाता है? सिलिकॉन की तुलना में जर्मेनियम अर्धचालक का उपयोग कम क्यों हो जाता है? तो सिलिकॉन में उष्मीय स्थिरता यानी थर्मल स्टेबिलिटी बेहतर होती है और लीकेज करंट कम होता है, ठीक है। इसलिए सिलिकॉन की तुलना में जर्मेनियम अर्धचालक का उपयोग कम किया जाता है, ठीक है। इसलिए मतलब कम क्यों, इसमें कहना चाह रहे हैं ना कि सिलिकॉन का हम लोग ज़्यादा यूज क्यों करते हैं? तो सिलिकॉन में क्या होता है? उसमें स्थिरता बेहतर होती है किससे? जर्मेनियम से। और लीकेज करंट कम होता है किससे? जर्मेनियम से। तो इसलिए हम लोग सिलिकॉन के ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में हजारों लोग आवाज़ देंगे, लेकिन बैठना वही जहाँ पर अपनेपन का एहसास हो, ठीक है। तो आज के लिए
बस इतना ही। आपको क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक करना, और बाकी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेना, ठीक है। थैंक यू।